हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के संबंध में निर्जातीयता से अवगत कराया था। इस वीडियो में मैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के संबंध में भाषा की समस्या के बारे में बताने जा रहा हूँ कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में राष्ट्र निर्माण के संबंध में भाषा कैसे अवरोध उत्पन्न करती है, भाषा एक बाधा के रूप में कैसे काम करती है, जिससे कि हमारे राष्ट्र के निर्माण में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आइए चलते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां भाषा के संबंध में या भाषा की समस्या के ऊपर। हमें सबसे पहले संविधान में दिए गए भाषा संबंधी प्रावधानों को जानना होगा। सबसे पहले मैं प्रकाश डालूंगा कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। संवैधानिक प्रावधान, भाषा के संबंध में भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाषा के बारे में हमारे भारतीय संविधान के भाग 17 में दिया गया है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दिया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। मैं आपको अनुच्छेदवार बताऊंगा कि विभिन्न अनुच्छेदों में भाषा के कौन कौन से उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 343, सबसे पहले हम आते हैं अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की अनुच्छेद 343 में क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। राजभाषा क्या होगी? हिंदी। राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वह देवनागरी होगी। देवनागरी होगी लिपि। तो अनुच्छेद 343 में राजभाषा संबंधी हिंदी संबंधी प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसी तरह से अनुच्छेद 344 को हम देख सकते हैं। अनुच्छेद 344 कहता है कि राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग नियुक्त करने का प्रावधान इसमें दिया। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर वह राजभाषा आयोग की नियुक्ति कर सकता है और इस आधार पर जून 1955 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन किया गया 19 जून 1955 में और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह श्री बीजी खेर होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं श्री बीजी खेर इसके अध्यक्ष होते हैं। इनकी अध्यक्षता में खेर आयोग का गठन किया गया। राजभाषा आयोग का गठन किया गया यानी बीजी खेर, बाल गंगाधर तिलक। अब आते हैं अनुच्छेद 345 पर। अनुच्छेद 345 क्या कहता है? अनुच्छेद 345 जो है यह राज्यों को अधिकार दिया गया है। राज्यों को अधिकार दिया गया है। राज्यों को भाषा के संबंध में अधिकार प्रदान किया गया है। राज्यों को भाषा के संबंध में अधिकार राज्यों को भाषा के संबंध में अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 345 कहता है, अनुच्छेद 345 में यह उपबंध है कि किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य की सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। यदि कि इसमें यह प्रावधान है कि राज्य या तो हिंदी की भाषा को या उस राज्य में एक या अधिक सी भाषाओं को जो उसमें प्रयोग की जाती है, उस राज्य में बोली जाती है, उसमें से किसी भाषा को राजभाषा के रूप में, अपनी राज्य की राजभाषा के रूप में
वह प्रयोग कर सकता है। वह अपनी राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 345 में राज्यों को राजभाषा बनाने के लिए अधिकार दिया गया है। वह किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा बना सकता है, चाहे हिंदी हो, चाहे हमारे संविधान में जो भी 22 भाषाएं दी गई हैं उस 22 भाषाओं में किसी को वह अपनी राजभाषा घोषित कर सकता है। अब देखिए, अब हम आते हैं जो संघ की राजभाषा, हमारे संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन संघ की राजभाषा के साथ साथ 9 राज्यों ने भी अपनी राजभाषा को हिंदी स्वीकार किया है। जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, 1 2 3 4 5 6 छत्तीसगढ़ हो गया। राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल। राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इन 9 राज्यों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्यों ने अपनी राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया। इसने किसको स्वीकार किया है? हिंदी को स्वीकार किया है। साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यूनियन टेरिटरीज है दिल्ली, इस दिल्ली ने भी अपनी राजभाषा को हिंदी स्वीकार किया है। यानी कि करीब 10 राज्यों में हिंदी को राजभाषा बनाई गई है, घोषित किया गया है वहां के विधानमंडल के द्वारा। लेकिन अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। यानी कि जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं वह अपनी राजभाषा हिंदी को वह द्वितीय भाषा के रूप में घोषित कर सकते हैं, द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित कर सकते हैं। एक उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी या राज्य की भाषा होगी। जैसे हम महाराष्ट्र को ले सकते हैं। महाराष्ट्र ने हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में घोषित किया है। गुजरात है, पंजाब और चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन राज्यों ने हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। वहीं कुछ राज्यों ने अंग्रेजी को अपने राज्यों की राजभाषा बनाया है, अंग्रेजी को राजभाषा बनाया है। कुछ राज्यों ने, पूर्वोत्तर के राज्यों ने अंग्रेजी को वहां की राजभाषा घोषित किया है। पूर्वोत्तर के राज्य जैसे कौन कौन से हैं? मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन राज्यों ने अंग्रेजी को राजभाषा बनाया है, अपनी राजभाषा घोषित किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी भाषा को, राज्य में बोली जाने वाली किसी भी भाषा को वह राजभाषा के रूप में घोषित कर सकता है। जैसे गुजरात की राजभाषा क्या हो गई है? गुजराती हो गई, पंजाब की पंजाबी हो गई है, महाराष्ट्र की मराठी हो गई है, हमारे उत्तर प्रदेश की हिंदी है और भोजपुरी को भी राजभाषा बनाए जाने की मांग की जा रही है। भोजपुरी को भी संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की मांग की जा रही है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि 345 के अंतर्गत यह राज्यों को अधिकार दे दिया गया है कि वह किसी भी भाषा को, अपने राज्य में बोली जाने वाली किसी भी भाषा को राजभाषा घोषित कर दें और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को वह घोषित कर सकते हैं। अब हम आते हैं अनुच्छेद 346 पर। अनुच्छेद 346 में कहा गया है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत भाषा ही एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा होगी। यानी कि संघ और राज्यों के बीच जो भाषा होगी पत्रावली की, वो संघ की राजभाषा होगी। यानी जो संघ की भाषा होगी वही राज्यों की भाषा होगी। संघ अगर चिट्ठी भेजेगा
कोई शासन कोई आदेश देगा तो संघ की राजभाषा के अंतर्गत ही वह होगी, राज्य उसको स्वीकार करेगा। साथ ही साथ अनुच्छेद 346 में यह भी प्रावधान किया गया है, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर किसी भी भाषा को राजभाषा घोषित कर सकते हैं, यानी कि अपने पत्राचार के लिए वह राजभाषा घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 347 में देखते हैं, 347 अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति को अधिकार देता है। अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त जनसंख्या, यानी किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान कराना चाहती है, तो वह निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को शासकीय मान्यता दी जाए। यानी कि राज्य का जो, जैसे कि भोजपुरी के लिए मांग की जा रही है संवैधानिक मान्यता की राजभाषा के लिए या एक भाषा के रूप में संविधान की अनुसूची में शामिल करने के लिए भोजपुरी की भी मांग की जा रही है। तो ऐसे में 347 यह यदि राज्य की अधिक जनसंख्या किसी भाषा को बोलती है तो उस अधिक जनसंख्या जो होती है वो मांग कर सकती है कि इसको राजभाषा के रूप में शामिल किया जाए। आते हैं अनुच्छेद 348 अनुच्छेद 348 में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राज्य के विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर के सदनों में विधेयक या अध्यादेश के संबंध अधिनियमों के संबंध में आदि के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी वह क्या होगी? इंग्लिश होगी। प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी? इंग्लिश होगी। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश इंग्लिश में होते हैं, हाई कोर्ट के सारे आदेश इंग्लिश में होते हैं, जो राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो अधिनियम बनाए जाते हैं, अध्यादेश बनाए जाते हैं, वह भी अंग्रेजी में ही होते हैं। तो 348 में एचसी को विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है, प्राधिकृत किया गया है कि इसकी जो भाषा होगी, जो इसकी कार्रवाई की भाषा होगी, वह भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। अब आते हैं अनुच्छेद 349 अनुच्छेद 349 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 349 में कहा गया है कि भाषा से संबंधित कुछ विशिष्ट, अनुच्छेद 349 में कहा गया है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। यानी कि भाषा को मान्यता प्रदान करने के लिए, राजभाषा के रूप में उसको मान्यता देने के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया है, उस विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति केवल इसको किसी भी भाषा को मान्यता प्रदान नहीं कर सकता है, बल्कि संसद के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा संसदीय समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 जो होंगे वह लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होंगे। 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी। यही कमेटी विचार करेगी कि किस भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान करनी है या राजभाषा के रूप में उसको स्थान देना है या नहीं देना है। जब संसदीय समिति की सिफारिश हो जाएगी तो राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई कर सकता है। यानी कि संसदीय समितियों के परामर्श पर ही राष्ट्रपति कोई कार्रवाई या कोई आदेश दे सकता है। अनुच्छेद 350 पर आते हैं। अनुच्छेद 350 में यह उपबंध किया गया है। इसमें किसको अधिकार दिया गया? इसमें व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है। व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी व्यथा का, यानी कि अपनी शिकायत का जो निवारण है, शिकायत के लिए जो प्रार्थना पत्र देता है, वह संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। राजभाषा में देना आवश्यक नहीं है, राजभाषा में देना आवश्यक नहीं है, बल्कि जो राज्य की जो बोली जाने वाली भाषा है, उस भाषा के उस क्षेत्रीय भाषा में आवेदन दे सकता है। अनुच्छेद 351 में यह कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रचार के लिए संघ प्रयास करेगा। हिंदी भाषा के प्रसार के लिए संघ प्रयास करेगा।
इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, यानी कि राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो अपनी राजभाषा को, वहाँ की बोली जाने वाली जो बोली है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उस क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा घोषित कर सकते हैं। जैसे कि 9-10 राज्यों ने हिंदी को अपनी राजभाषा बनाया है, कुछ राज्यों ने अंग्रेजी को राजभाषा बनाया है, कुछ राज्यों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा बनाया है। तो इस तरह से अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक भाषा संबंधी समस्त अधिनियम दे दिए गए हैं, समस्त प्रावधान दिए गए हैं, ताकि भाषा संबंधी विवाद केंद्र और राज्य के बीच दूर हो सके और भाषा संबंधी जो प्रावधान है वह स्पष्ट हो सके, यानी कि भाषा संबंधी जो विवाद है वह उसको दूर किया जा सके और भाषाई स्पष्टता बनी रहे, संघ और राज्यों के बीच भाषाई स्पष्टता बनी रहे। जब हमारे भारत का संविधान बन रहा था या तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लागू, और इसमें तैयार होता है। तो जब हमारा जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। 8वीं अनुसूची बनाई गई थी, 8वीं अनुसूची बनाई गई थी, इसमें 14 भाषा का उल्लेख किया गया था। 8वीं अनुसूची में 14 भाषा का उल्लेख किया गया था, 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था। लेकिन धीरे धीरे विभिन्न संशोधन किए जाते रहे हैं और समय समय पर विभिन्न भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाती रही है। जैसे कि 21वां संवैधानिक संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन होता है। यह संशोधन कब होता है? 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, और इस 1967 में जो 21वां संवैधानिक संशोधन होता है, सिंधी को मान्यता प्रदान की जाती है, सिंधी भाषा को मान्यता प्रदान की जाती है, सिंधी भाषा को। यानी कि 14 के बाद क्या हो गया? 15 हो गया। 15वीं भाषा क्या है? सिंधी है। फिर 71वां संविधानिक संशोधन होता है, संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन होता है। यह 1992 में होता है। इस 1992 के अंतर्गत फिर इस 1992 के अंतर्गत 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ और इसमें 3 भाषाओं को और शामिल किया जाता है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 3 भाषाओं को और शामिल कर दिया जाता है। यानी कि 14, 15, 16, 17, 18 और कितनी भाषा हो जाती है? 18 भाषा हो जाती है 71वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। फिर 92वां संवैधानिक संशोधन किया जाता है 2003 में। 92वां संवैधानिक संशोधन कब किया जाता है? 2003 में किया जाता है। जब 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में किया जाता है तो इसमें 4 भाषाओं को और शामिल किया जाता है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को, संथाल भाषा को, संथाली, इन 4 भाषाओं को शामिल किया जाता है। और वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 भाषा हो गई, 22 भाषा हो गई। तो इस प्रकार को 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 29 में भी भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए। इसमें अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा लिपि सुरक्षित रखने का अधिकार, भाषा लिपि सुरक्षित रखने का अधिकार। यदि कोई ऐसी भाषा है, कोई ऐसी संस्कृति है, कोई ऐसी लिपि है जो बहुत कम संख्या में बोली जाती है, तो उनको अधिकार है कि वो अपनी भाषा को सुरक्षित रखें, लिपि को सुरक्षित रखें, संस्कृत को सुरक्षित रखें। इसी तरह से अनुच्छेद 30 के अंतर्गत में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। वह धार्मिक शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया है और अपने धार्मिक शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया है
और अपनी भाषाओं को यानी कि अल्पसंख्यकों की जो भाषा है उस भाषा में वह शिक्षण कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। संसद को कौन से अधिकार हैं? यानी कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी? संसद में हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति न तो हिंदी जानता है न तो अंग्रेजी जानता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब संसद का अधिवेशन चल रहा होता है उस समय यदि कोई व्यक्ति न तो हिंदी जानता हो न तो अंग्रेजी जानता हो, अपनी क्षेत्रीय भाषा जानता हो, तो वो भाषण कैसे देगा? ऐसे में अनुच्छेद 120 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई सदस्य जो संसद का है हिंदी या अंग्रेजी में भाषण अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, तो अध्यक्ष उन्हें उनकी मातृभाषा में सदन में बोलने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। यानी कि अध्यक्ष की उनके मातृभाषा में बोलने का अधिकार बोल सकते हैं। जैसे कि कन्नड़ भाषा हो गई, कन्नड़, कोई कन्नड़ विधायक है, वह हिंदी नहीं बोल पाता, अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, तो कन्नड़ में अपना भाषण देगा। तेलुगु भाषी विधायक है तो वह तेलुगु में भाषण देगा। भोजपुरी भाषी विधायक है तो भोजपुरी भाषी विधायक है या भोजपुरी भाषी सांसद है, सदस्य है, तो वह भोजपुरी में भाषण देगा। तो हमारे अनुच्छेद 120 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में भाषण दे सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है। आइए हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कैसे हुआ। 1947 के पश्चात जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न कमेटियां बनाई जाती हैं। सबसे पहले कमेटी बनाई गई धर आयोग या धर समिति। धर आयोग बनाई 27 नवंबर 1947 को किया जाता है धर आयोग का गठन। इसके अध्यक्ष जो होते हैं यश के धर होते हैं और इस कमेटी ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट संविधान सभा को सौंप दी। 10 दिसंबर 1948 को रिपोर्ट सौंप दी और इस कमेटी ने संस्तुति किया था। क्या संस्तुति किया था? कि प्रशासनिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का इसने सुझाव दिया। फिर दूसरी कमेटी गठित की गई जेवीपी समिति। 1948 में दूसरी कमेटी गठित की गई जेवीपी समिति। इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, यानी कि जेवीपी पट्टाभी सीतारमैया थे। इन्होंने तो जो जेवीपी समिति गठित की गई, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और सीतारमैया जो थे, इस कमेटी ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी। 1 अप्रैल 1949 को रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया और प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया। 1952 में रामुल्लू नेता होते हैं। यह आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करते हैं, गठन की मांग करते हैं। किस आधार पर? तमिल भाषा के आधार पर वह राज्यों की गठन की मांग करते हैं। सरकार इनके मांग को मानती नहीं है। ऐसे में ये 52 दिन का अनशन करते हैं और 52 दिन अनशन करने के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आंदोलन और तेज हो जाता है, हिंसक गतिविधियां होने लगती हैं। ऐसे में जो सरकार क्या करती है, जल्दी में 1953 में 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश का गठन कर देती है। भाषा के आधार पे, तमिल भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर देती है।
अब जब तमिल भाषियों के लिए पृथक राज्य का गठन हो जाता है तो तमिल भाषियों के लिए पृथक राज्य के गठन के पश्चात अन्य भाषा भाषियों की मांग भी तेज होने लगती है। अन्य राज्यों के जो अन्य भाषा बोलने वाले लोग थे वह भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज करते हैं। अंततः विवश होकर सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन हेतु 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। 1953 में फजल अली समिति का गठन किया गया। फजल अली समिति का गठन किया गया 1953 में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये न्यायमूर्ति फजल अली होते हैं। न्यायमूर्ति कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? न्यायमूर्ति फजल अली होते हैं। और इसको हम राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम से जानते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है कब? 1953 में। अध्यक्ष कौन होते हैं? फजल अली होते हैं। सदस्य होते हैं के.एम. पनिक्कर होते हैं। हृदयनाथ कुंजरू भी इसके सदस्य होते हैं। इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी और इस रिपोर्ट में यह संस्तुति की गई थी। इस रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की बात कही गई थी। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया जाता है। और जब पारित किया जाता है तो एक भाषा और इसमें एक भाषा के सिद्धांत की मांग को खारिज कर दिया जाता है। यानी कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया और इसमें फिर संविधान में 7वां संशोधन करना पड़ा। संविधान में 7वां संशोधन किया गया। संविधान के अंतर्गत 7वां संशोधन किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। और इस रिपोर्ट ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया था। हमारे भारतीय संविधान में 7वां संवैधानिक संशोधन होता है। 7वां संवैधानिक संशोधन होता है और इस संशोधन के द्वारा 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज बनाए जाते हैं। 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं 1956 में। उसके पश्चात जो राज्य का गठन होता है, पहला राज्य का गठन होता है भाषा के आधार पे। गुजरात और मुंबई एक में था, सौराष्ट्र एक में था। यानी कि मुंबई प्रांत, गुजरात और मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र एक में था। महाराष्ट्र से गुजरात को बनाया गया भाषा के आधार पे, गुजरात के आधार यानी गुजराती के आधार पर 1960 में गुजरात राज्य का गठन किया गया। गुजरात राज्य का गठन किया गया 1960 में। गुजरात राज्य का गठन किया गया। भाषा के आधार पर गुजरात राज्य का गठन किया जाता है। बंबई राज्य से गुजरात का गठन किया जाता है 1960 में। किस आधार पे? गुजराती आधार पे, गुजराती भाषा के आधार पे गठन किया जाता है 1960। इसी तरह से 1962 में असम से नागालैंड का गठन किया गया। असम से नागालैंड का गठन किया गया 1962 में। 1962 में असम से नागालैंड का गठन किया गया और 1969 में फिर असम से मेघालय राज्य बना। 1969 में असम से मेघालय राज्य बना और इसके पश्चात 1966 में ही पंजाब से काटकर किसको बनाया गया? पंजाब राज्य से विभाजित कर हरियाणा राज्य बना। यह हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए था। हिंदी भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। पंजाब से हरियाणा को राज्य बनाया गया था। यह हिंदी भाषा के आधार पर बनाया गया था।
तो इस तरह से धीरे धीरे राज्य बनाया जाता रहा, धीरे धीरे राज्यों का गठन होता रहा है और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। यूटी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने पृथकतावादी आंदोलन की समस्या को दूर किया। भाषाई आधार पर जब राज्यों का गठन कर दिया गया तो पृथकतावादी जो आंदोलन थे, जो स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, जो समूह स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, इस समस्या को दूर किया गया। स्वायत्तता की मांग की समस्या को दूर किया गया। और लेकिन जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होता है उससे संघीय ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ता है। संघीय ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो अल्पसंख्यक भाषाई लोग रहते हैं, जो अल्पसंख्यक भाषा के लोग रहते हैं, या ऐसे अल्पसंख्यकों की जो भाषा होती है वह भी अब राज्य में स्वयं को समायोजित कर लेते हैं। इस तरह से भाषा से संबंधित किसी प्रकार का जो भाषा से संबंधित जब विवाद होता रहा तब संघ सरकार के द्वारा विवादों को सुलझाया जाता रहा है और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन भी समय समय पर किया जाता रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान बताया था। अगले वीडियो में आपको राष्ट्रीय एकता के लिए समस्याएं या राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व के रूप में भाषा के बारे में प्रकाश डालूंगा। भारतीय राजनीति में भाषा के प्रभावों से अवगत कराऊंगा और भाषावाद की समस्या के समाधान के उपाय भी बताऊंगा। यानी कि भाषा की जो समस्या है उस समस्या को कैसे हम दूर कर सकते हैं। भाषाई विवाद है, भाषाई विवाद को कैसे दूर कर सकते हैं इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। कोई अगर आपको क्वेश्चन आपके मन में पैदा होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।